अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि हमने क्या किया था। क्योंकि दरम्यान में कुछ दिन गुजरे हैं तो मे बी आप जो है तो थोड़ा बहुत अब भूल गए हो, तो थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दोबारा देखते हैं। हमने क्या किया था कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमने फाइल्स को हैंडल करना है, किस वजह से हैंडल करना है उसकी बात हम कर चुके हैं। क्योंकि हमारे पास यूजुअली डेटा बाद औक़ात इतना ज़्यादा होता है कि उनको हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर नहीं रख सकते, या यूजुअली जो हमें मतलब अपने प्रोग्राम को इनपुट देना होता है तो वो फाइल्स की सूरत में यूजुअली होता है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर हर दफ़ा जो है तो हमारे पास डेटा मौजूद नहीं होता, तो उस केस में फिर हमको हमें जो है तो फाइल्स चाहिए होती हैं। या तो हम फाइल्स को रीड कर रहे होते हैं, या उसमें राइट कर रहे होते हैं, या अपेंड कर रहे होते हैं। हमने विंडोज़ के फाइल सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद लिनक्स के फाइल सिस्टम को डिस्कस किया था, पाथ्स को देखा था कि पाथ कैसे बनते हैं। उसके बाद फाइल को खोलने का तरीका हमने देखा था कि कैसे किसी फाइल को हम ओपन करके उसमें से कोई चीज़ रीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को, जिसमें हमने कहा था कि हमें ये विद का कीवर्ड यूज़ करते हैं और हमें फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे एक दफ़ा हम यूज़ कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होता रहता है, फाइल खुद से क्लोज होती रहती है, आपको क्लोज करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने चूंकि शुरू में फ़ाइल को लाइन बाय लाइन रीड किया था, तो बाद में हमने क्या किया था कि फ़ाइल को एज इट इज़ पूरा का पूरा एक साथ अगर हम रीड करना चाहें तो वो किस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को, रीड के फंक्शन को हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हम फाइल्स को सेपरेट लाइंस पे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं एक लिस्ट में। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हमने क्या किया था कि फाइल के हर एक लाइन को लिस्ट का एक मेंबर बना दिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा था कि अगर हम इस फाइल की के टेक्स्ट पे कुछ ऑपरेशंस करना चाहें, मतलब किसी किसी चीज़ को चेंज वगैरह करना चाहें, तो हम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि अगर फ़र्ज़ करें हम किसी फाइल पे राइट करना चाहते हैं या अपेंड करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। एग्जैक्टली उसी तरह से एक फ़ाइल डिक्लेयर होगी। ठीक है, उसका पाथ बनेगा पूरा का पूरा, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसे राइट या अपेंड मोड में खोल के उसके अंदर कुछ राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था उसका कि किस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो आज इसी सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने क्या करना है कि हमने कुछ थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप की फाइल को देखना है। ठीक है, तो उसे सबसे पहले तो हम वो करते हैं, मैं फाइल की लोकेशन खोल के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये जगह मैंने पिछली दफ़ा भी आपको दिखाई थी। मैंने कहा था कि ये सारे वो कोड की फाइल्स हैं जिसमें हम करंटली कोड कर रहे हैं। करंटली हम ये फाइल यूज़ कर रहे हैं नोटबुक की, जहाँ पे हम कोड अपना लिख रहे हैं, और ये मेरी वो रेस्ट की डायरेक्टरी है जो कि पिछली दफ़ी हमने यूज़ की थी। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही होगी डेटा फाइल के नाम से। ठीक है, ये वाली। तो अगर इसको मैं ओपन करूँ डायरेक्टली राइट क्लिक करके एडिट करके, ठीक है, या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप इसे खोल लें, तो यहाँ पे आप देखें आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। आपको नज़र आएगा कि रोल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा है, फिर फुल नेम लिखा हुआ है, फिर कॉमा है, फिर A1 लिखा हुआ है, कॉमा के बाद A2, A3, A4, और दूसरी लाइन पे आपके पास लिखा हुआ है रोल नंबर है कोई, उसके बाद कॉमा के बाद नाम है पूरा का पूरा, उसके बाद कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ है, तो ये आपके पास एक्चुअली जब आप इसे एक्सेल में खोलते हैं, ठीक है, या किसी भी इस तरह के सॉफ्टवेयर में खोलते हैं, तो वो आपको कॉलम्स और रोज की फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, वही जो कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज थी उनको आपको कॉलम और रोज की फॉर्म में दिखाता है। इस फाइल को असल में कहा जाता है CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, CSV फाइल कहा जाता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इन इस तरह की फाइल्स के साथ हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यूजुअली जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास फाइल्स इसी फॉर्मेट में आती हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जब भी शो किया जाता है, तो यहाँ पे अगर इस फाइल को मैं दोनों दोनों तरह से खोल लूँ, मैं इसको
नोटपैड में भी खोल लूं और आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो दोनों को देखें। ठीक है, दोनों को साइड बाय साइड अगर हम देख लें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो रोल नंबर लिखा हुआ है उसके बाद कॉमा है और फिर फुल नेम है, तो कॉमा को इसने क्या किया है कि कॉमा को एज अ सेपरेट कॉलम में डाल दिए, कॉलम के कॉमा के बाद की वैल्यू को। इसी तरह A1 को क्या किया, वो कॉमा के बाद है तो उसको एक सेपरेट कॉलम में डाल दिया। फिर A2 अगली वैल्यू है तो उसको एक सेपरेट कॉलम में, इसको एक सेपरेट कॉलम में और उसको एक सेपरेट कॉलम में। इसके बाद जब आप अगली लाइन पे जाते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह का वो होता है कि आपके पास अगली लाइन आ जाती है, इस तरह से जाते जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कॉमा के दरमियान वैल्यूज एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। टेक्निकली ये आपका जो एक्सेल होता है तो ऑटोमेटिकली इसको रीड करके इस फॉर्म में आपको दिखाता है, मगर एक्चुअल जो फाइल स्टोर होती है तो वो इस तरह से होती है। ठीक है, अब एक्सेल की अपनी फाइल को इस तरह से क्यों नहीं कर सकते, जिसका फॉर्मेट आपके पास XLSX होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसे, तो उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? उसको इस वजह से यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कॉलम्स पे जब आप स्प्लिट होते हो तो वो इस तरह से नहीं होता। ठीक है, ये CSV बहुत कॉमन फॉर्मेट है, सही है, और थ्रू आउट यूज हो रहा होता है। दूसरी बात ये कि इसकी फाइल्स को नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में देखना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें, आपको सिंपल पता लग रहा है कि कॉमा से मेरे पास जो है तो कॉलम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, इधर तक कोई इशू तो नहीं है किसी को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? अच्छा, यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। सब खामोश बैठे हुए हैं, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। तो इधर तक कोई इशू तो नहीं है? नो सर, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये एक्सेल में इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमने अब इस फाइल को इसी नज़र से देखना है कि हमारे पास कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, और हर एक लाइन पे देख लें एक एक रो मौजूद है, मगर ये बात हमने जहन में रखनी है कि हमारे पास जो पहली लाइन है वो क्या है, वो हमारे पास हेडर है। ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम के नेम्स को। तो अब हम इस फाइल से ये चीज़ें रीड करेंगे और उस पर मे बी हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें और उसके बाद क्या करें कि एक नई फाइल में उसको डाल दें, सेव कर दें वापस। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं। जैसे हम किसी भी नॉर्मल फाइल को ओपन करते थे पिछली दफ़ा जब हमने किया था। ठीक है, अगेन देख लें, हमारे पास ये फोल्डर जो है तो रेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है। ये फाइल जो है तो रेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, और इसका नाम डेटा फाइल .csv है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, यहाँ पे अगर आप देखें ये टाइप में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसकी एक्सटेंशन होती है .csv। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको एक्सटेंशंस ऑन करके दिखा दूं, मुझे अगर जल्दी से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, इसकी एक्सटेंशन नज़र आ रही है .csv एक्सटेंशन है इसकी। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करते हैं कि ओपन करते हैं। ठीक है, और अगेन जिस तरह से किसी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को हमने पिछली दफ़ा रीड किया था तो एग्जैक्टली उसी तरह से इसको रीड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल को जो है तो वो करना है। ठीक है, नाम से जाहिर है कि दरमियान में कॉमे होंगे। ठीक है, इसीलिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से कहा जाता है। ठीक है, मैं इधर एक मिनट कोशिश करता हूँ कि इधर ये डायरेक्टली इसको ओपन करता है कि ओपन नहीं करता। नोटबुक्स, रेस और डेटा और CSV। ठीक है, ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है कि ये फाइल है। ठीक है, हमें यहाँ से फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर देखें, डायरेक्टरी का नाम हमारा क्या हो गया, रेज हो गया, जिस तरह पीछे हमने किया था कि एक डायरेक्टरी का नाम सेट करते थे, एक फाइल का नाम सेट करते थे। तो उसके बाद क्या किया हमने कि OS की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ठीक है, एक वेरिएबल लिया CSV फाइल नेम के नाम से, और हमने क्या किया कि रेस्ट की डायरेक्टरी के साथ, ठीक है, फाइल का नाम ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है तो पाथ आ जाएगा।
ठीक है, ये हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि इस तरह से क्यों करते हैं, क्योंकि लिनक्स में हमारे पास जो है तो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है डायरेक्टरीज को सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास जो है तो बैक स्लैश यूज़ होता है डायरेक्टरीज को सेपरेट करने के लिए। तो हम अपनी लैंग्वेज पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे छोड़ रहे हैं कि वो खुद से डिसाइड करे कि बैक स्लैश डालना है पाथ बनाते हुए, फॉरवर्ड स्लैश डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें रेस्ट स्लैश बैक स्लैश डेटा फाइल लिखा हुआ है, क्योंकि मैं विंडोज़ पे हूँ तो इसलिए यहाँ पे बैक स्लैश आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पाथ मेरे पास बन गया है, अब मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस फाइल को रीड करना है, क्योंकि उसके अंदर आपने डेटा देखा हुआ है कि कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ये डेटा मैंने उठाना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, और ये जो आपको A1 A2 अप टू A4 नज़र आ रहे हैं, ये असल में असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं ये। ठीक है, असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं रीड करूँ। लेट से हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास पाथ आ गया, अब फाइल को रीड करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करते हुए इसको रीड मोड में खोल लिया हमने। ठीक है, और लाइन बाय लाइन रीड करते गए। ठीक है, और हमने क्या किया कि हर एक लाइन को, ठीक है, स्ट्रिप किया पहले, ताकि उससे बैक स्लैश एन का कैरेक्टर हट जाए। ठीक है, और उसको स्प्लिट किया फिर कॉमा पे। ठीक है, अगेन देखें, हर एक लाइन को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये कॉमे दरमियान में हट जाएंगे, और एक लाइन से एक लिस्ट बन जाएगी हमारे पास किस चीज की, एक एक कॉलम की। ठीक है, तो इसे जरा देखें, इसे साथ में चूंकि प्रिंट किया हुआ है तो आपको अभी नजर आएगा कि इधर से असल में होगा क्या। तो ये देख लें, हमारे पास पहले जो कॉलम के हेडर्स थे, ठीक है, तो उसे जब हमने स्प्लिट किया कॉमा पे तो क्या हो गया, वो एक एक मेंबर बन गए किस चीज के, एक लिस्ट के। ठीक है, हमने देखा था कि स्प्लिट हमें रिजल्ट में एक लिस्ट देती है। ठीक है, और किस चीज पे स्प्लिट करती है, यहाँ पे जो चीज हम इसे पास करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिप सबसे पहले वो बैक स्लैश एन के कैरेक्टर्स हटा देगा, जो कि जरूरी है, जो कि हमें नहीं चाहिए हर एक लाइन के एंड पे। ठीक है, और स्प्लिट क्या करेगा कि उसके बाद कॉमा पे हर एक लाइन को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगी, हर एक लाइन हमारे पास एक अलग अलग लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इधर किसी को यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ये जो काम अभी जो आउटपुट हमारे पास नजर आया है, इसमें इसमें तो कोई वो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। नो सर, ठीक है। सबको क्लियर है? नो सर। अच्छा, आप खामोश रहेंगे तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि आपको सर, ये समझ आ। लिस्ट वाला बताना थोड़ा। अच्छा, ये देखें, ये जो स्प्लिट का फंक्शन है ना, ये मैंने पिछली दफा भी और उससे पहले भी हमने किया था कि अगर फर्ज करें इसे आप कोई स्ट्रिंग देते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग मैं लेता हूँ A कॉमा B कॉमा लेट्स से ABC, और मैं इसे कहता हूँ कि तुम स्प्लिट करो इसे कॉमा पे। ठीक है, स्प्लिट करो कॉमा पे, तो इसका आउटपुट देख लें, ये क्या करेगा कि कॉमास को हटा देगा, और कॉमा से पहले और दरमियान में और बाद में जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो उसे क्या करेगा, लिस्ट के मेंबर्स बना देगा। मतलब यहाँ से ये वाला कॉमा हटेगा तो ए आपके पास लिस्ट का एक मेंबर बन जाएगा, इसी तरह से बी एक मेंबर बन जाएगा क्योंकि उसके बाद कॉमा है, और एक एबीसी आपके पास एक मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो कॉमेज हट जाएंगे और कॉमा से आगे पीछे जो वैल्यूज होंगी तो वो लिस्ट के मेंबर्स बनते जाएंगे। तो इसको देख लें, इसका आउटपुट आपके पास जो है तो ए बी और ए बी सी आएगा। ठीक है, तो इससे एक लिस्ट बन गई है आपके पास। तो एग्जैक्टली यही आप काम हम कर रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि हम एक एक लाइन रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लाइन को स्ट्रिप कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उससे बैक स्लैश एन के कैरेक्टर्स हट जाएं, और उसके बाद हम उसे स्प्लिट कर रहे हैं कॉमा पे। मैं अगर ये इसमें से हटा दूं, ठीक है, और सिर्फ इसको प्रिंट करूं, तो देखें ये इस तरह से नजर आएगा। सबसे पहले तो ये एम्प्टी स्पेसेस है दरमियान में। ठीक है, हर एक लाइन में एक एम्प्टी स्पेस आ रही है, तो उसका हमने पिछली दफा जिक्र किया था कि इसको हटाने के लिए हमने स्ट्रिप का फंक्शन यूज करना है, क्योंकि हर एक लाइन यहाँ पे नई लाइन पे है, तो इसके बाद बैक स्लैश एन का कैरेक्टर लगा हुआ है, जो कि हमें टेक्स्ट एडिटर तो नहीं दिखाता, मगर एक्चुअली हर एक स्ट्रिंग की लाइन जब एंड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बैक स्लैश एन का कैरेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि हम अगली लाइन पे हमारा अगला वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, बैक स्लैश एन के कैरेक्टर हटा देगा, तो ये स्पेस हट जाएगी। ठीक है, हट गई। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हर एक वैल्यू के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो अगर हम कॉमा पे इसे स्प्लिट कर दें तो हमारे पास ये तमाम के तमाम जो कॉमा से आगे पीछे की वैल्यूज हैं तो ये एक लिस्ट में आ जाएंगी। ठीक है, मतलब ये कॉमे दरमियान में से हट जाएंगे, तो अगर हम इन इंडिविजुअल वैल्यूज पे फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो हम कर सकेंगे। सॉरी, ये स्ट्रिप नहीं, स्प्लिट। ठीक है, तो ये देख लें हमारे पास अब हर एक की एक लिस्ट बन गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस लाइन में इन नंबर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेट्स से इनका एवरेज निकालना चाहते हैं या इनका सम निकालना चाहते हैं, तो हम निकाल सकते हैं।
ठीक है जवाब क्लियर है अभी? ओके सर, क्लियर। अच्छा अब आगे जाते हैं, ठीक है। लेट्स से चूंकि ये नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं तो इन पे कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं इनके साथ। ठीक है, हम आगे गए। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देखें तो हर एक लाइन पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक लिस्ट आ रही है। ठीक है, हर एक लाइन पे एक एक लिस्ट आ रही है। तो अगर फर्ज करें मैंने बाद में, अभी नहीं, मतलब अभी इस लूप के ये जो फॉर लूप लगा हुआ है इसकी बॉडी में यहाँ पे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने, मैंने बाद में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मतलब लेट्स से मैंने इन नंबर्स को ऐड करना है या कुछ करना है इस तरह का इसके साथ, तो मैं क्या करूंगा कि इसको अपने पास स्टोर करूंगा, क्योंकि अभी तो ये फाइल से रीड हो रहे हैं ना। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं एक एम्प्टी लिस्ट ले लूं। ठीक है, ये बात थोड़ा गौर से सुनेंगे कि मैं एक खाली लिस्ट ले लूं अपने पास और क्या करूं, हर दफा लिस्ट में ये पूरी की पूरी लिस्ट को अपेंड करता रहूं। तो मेरे पास लिस्ट नेस्टेड लिस्ट आ जाएंगी ना, लिस्ट का हर एक मेंबर मेरे पास क्या होगा, एक रो होगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि अगर मैं ये हर दफा मेरे पास एक रो यहाँ से आती है तो इसको उठा के मैं एक लिस्ट में अपेंड करता जाऊं तो मेरे पास क्या होगा कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाएंगी, नेस्टेड लिस्ट जिस तरह से हमने पीछे देखी थी। ठीक है, तो यही काम अभी अभी हम करने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, खाली लिस्ट लेते हैं। ठीक है, कैसे पता लग रहा है कि लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई। ठीक है, एक खाली लिस्ट हमने ली, उसे नाम हमने दे दिया रोज का। हम क्या करेंगे कि इस फाइल से जब भी कोई लाइन रीड करेंगे तो उसको साथ में अपेंड करेंगे इस लिस्ट में। ठीक है, इसमें हम अपेंड करते जाएंगे। तो अब देखें मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखा, फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर लाइन इन एफ, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूँ फाइल को। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जो ये एम्प्टी लिस्ट है इसमें अपेंड कर रहा हूँ हर दफा एक लाइन को रीड करके। और मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले उसको स्ट्रिप कर रहा हूँ ताकि बैकस्लैश का कैरेक्टर हट जाए, और उसको बाद स्प्लिट कर रहा हूँ उसको कॉमास पे, ताकि मेरे पास एक लिस्ट आ जाए। तो एक्चुअली रोज की जो लिस्ट होगी उसमें क्या अपेंड होगा, उसमें हर एक आइट्रेशन पे एक पूरी की पूरी लिस्ट अपेंड होगी। ठीक है, तो इसे नीचे वो भी किया हुआ है यहाँ पे, रोज को वो किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये देख लें हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, ये रोज की, और इसका हर एक मेंबर क्या है, एक रो है हमारे पास फाइल की। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर फर्ज करें इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब अगर हम इन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, कुछ एवरेज वगैरह निकालना चाहते हैं, इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस रोज की लिस्ट में ये पड़ा हुआ है। हमारे पास अब यहाँ पे इन नंबर्स को या इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए फाइल की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट आ गई है जिसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई। ठीक है, तो अब ये चूंकि लिस्ट है तो इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसकी फर्ज करें मैं जीरो इंडेक्स को उठाता हूं तो मेरे पास पहले रो आ जाएगी। ठीक है, वन इंडेक्स को उठाता हूं तो दूसरी रो आ जाएगी। ठीक है, टू इंडेक्स को उठाता हूं तो तीसरी रो आ जाएगी। इसी तरह अगर मुझे फॉर एग्जांपल पहली रो में से नेम वाला कॉलम चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, तो अली खयाम आ गया। अगर लेट से मुझे पहली रो में से असाइनमेंट नंबर 1 वाला कॉलम चाहिए तो मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से लूप लगा के इसमें से हम वैल्यूज इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज हम इसमें से निकाल के उन्हें यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा चलो, सही है। तो हम आगे जाते हैं। अच्छा, अब नोट करें कि यहाँ पे एक बात वो करने की है कि हमारे पास ये जो वन वाला वो है, कॉलम है, सॉरी वन वाला इंडेक्स है रोज के अंदर। तो वन वाला नहीं, जीरो वाला जो इंडेक्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास हेडर्स हैं। ठीक है, जीरो वाले इंडेक्स पे हमारे पास हेडर्स हैं और बाकी तमाम के तमाम उस पे हमारे पास वैल्यूज हैं। तो इसको जरा नोट करें, ये जीरो वाला इंडेक्स है, इस पे हेडर्स आ गए तमाम के तमाम। अब बाकी जो 1, 2 और 3 वाले इंडेक्सेस हैं तो उसमें पहली दो वैल्यूज मेरे पास रोल नंबर और नाम है। ठीक है, जो आगे की वैल्यूज हैं, आगे की ये जो चार वैल्यूज हैं हर एक रो में, रो हर एक इंडेक्स में,
ठीक है, तो इंडेक्स 1 और उसके बाद की जितने भी इंडेक्सेस हैं तो उसमें आखिरी 4 वैल्यूज क्या हैं, वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। मगर आप नोट कर रहे होंगे इन इंटीजर्स के आगे पीछे अभी फिलहाल जो है तो अपोस्ट्रोफीज लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर लेट से हमने इनको आपस में ऐड करना है तो इससे सबसे पहले तो ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग कंसिडर हो रहे हैं। तो हमने पिछली से पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास इंट का फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि टाइप कास्टिंग करते हो। ठीक है, तो वो वाला फंक्शन अभी हम यूज करेंगे, मगर ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि हमने उसे पहली रो पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि पहली रो में हेडर्स हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी जो रो है मेरे पास, उसके जो पहले 2 इंडेक्सेस हैं तो उन पे भी अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हम इन आखिरी 4 वैल्यूज को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं और यही चीज मैं आपके सामने इधर ऊपर प्रिंट करता हूं। ठीक है, यहाँ पे रोज को प्रिंट करता हूं और उसके बाद ये ऑपरेशन हम करते हैं। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहली रो पे अप्लाई नहीं करना, दूसरी, तीसरी और चौथी रो की आखिरी 4 वैल्यूज पे इसको अप्लाई करना है, क्योंकि इनको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इन वैल्यूज को। ठीक है, ताकि अगर कोई ऑपरेशन इन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम अप्लाई करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लूप लगाया फॉर आर इन रोज 1 और कोलन लिखा हुआ है, मतलब एंड तक। ठीक है, तो 1 क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि हम पहली रो को स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट पे इस वजह से नहीं लगाया यहाँ पे, इस तरह से इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये पहली पहली रो को भी उठाएगा। यहाँ पे इस लूप के अंदर हम असल में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को फ्लोट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि देख लें यहाँ पे कुछ ये पॉइंट वाली वैल्यूज भी हैं, तो अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट ड्रॉप हो जाएंगे। तो अच्छी बात है हम सारों को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, तो इनके साथ पॉइंट 0 लग जाएगा, ये जो इंटीजर्स हैं, और जो एक्चुअल फ्लोट्स हैं तो वो उसी तरह से रहेंगे। तो हम फ्लोट में इन्हें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, फॉर आर इन रोज, ठीक है, और 1 कोलन, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये तमाम की तमाम रोज इस पे लूप लगेगा, पहली वाली रो जो है तो मेरे पास रह जाएगी। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हर दफा जो अंदर की वैल्यूज हैं तो उसमें पहली 2 वैल्यूज को छोड़ के आगे की वैल्यूज को उठाना है। तो अगर इसके इंडेक्सेस में देखूं तो ये 0 और 1 है। ठीक है, और इनके इंडेक्सेस अगर मैं देखूं तो ये 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, हर एक लिस्ट में 2, 3, 4 और 5 वाले इंडेक्सेस जो है तो हमारे पास वो हो रहे हैं। तो अंदर क्या किया कि एक रेंज का जो है तो वो ले लिया फॉर सी इन रेंज 2,6। 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस वजह से ताकि 0 और 1 इंडेक्सेस हम आ, आ, वो इस वजह से क्योंकि 0 और 1 इंडेक्सेस हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं, हम 2 to 5 वाले इंडेक्सेस यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 इस वजह से लिखा हुआ है कि ये रेंज 2 से 5 तक जाएगी, तो हमारे पास 2 से 5 तक के जो इंडेक्सेस होंगे तो वो हमारे पास सी में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, हमारे पास जो आर है उसमें हर दफा एक लिस्ट आएगी। ठीक है, तो क्या किया कि आर को इंडेक्स में सी दे दिया, तो सबसे पहले इंडेक्स में क्या जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से 64 की वैल्यू आ जाएगी, अगली दफा 78 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 89 की, फिर 25 की, फिर आपके पास रो चेंज हो जाएगी तो हम इधर आ जाएंगे, फिर 14 की वैल्यू, 28.5 की वैल्यू, 83, 76। ठीक है, और इसके साथ हम कर क्या रहे हैं, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखें, और वापस उसी जगह पे डाल रहे हैं जहां से वैल्यू उठाई थी। ठीक है, इधर तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? इसको मैं अभी चला के दिखाता हूं, मगर ये जो पूरा का पूरा कोड है, इसका मकसद पता लगा, नेस्टेड लूप्स हैं, एक के अंदर दूसरा लूप है। अच्छा, समझ नहीं पड़ी। तो सबसे पहले तो ऐसे करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूं कि इससे क्या आता है। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, हम जब ये करते हैं तो हमारे पास हेडिंग जो है तो ओमिट होगी। मकसद समझे, हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो 4 वैल्यूज हैं तो इनको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अभी ये स्ट्रिंग्स हैं, इस लिस्ट में ये अभी स्ट्रिंग की फॉर्म में पड़ी हुई है। ये तो क्लियर है ना सबको? ये क्लियर है? अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि इन्हें इंटीजर में फ्लोट में सॉरी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हम जब लूप इस पे लगाते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हमारे पास इसमें
ठीक है। ये जो हमारे पास वो आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं इधर स्पेसिफिकली रो 1 को सिलेक्ट करता हूं आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि मेरे पास अगर फर्ज करें ये रो 1 आ जाती है, तो इस रो 1 में से मुझे ये पोर्शन अगर चाहिए होगा तो वो मैं कैसे उठाऊंगा, मुझे इधर भी रेंज चाहिए होगी, ठीक है, 2 से 6 तक, ठीक है, तब मैं ये वैल्यूज एक्सेस कर सकूंगा ना। ये बात क्लियर है सबको अभी? ठीक है, तो पहला लूप तो क्लियर हो गया कि हमने इस तरह से क्यों लगाया है, ताकि हम हेडर को स्किप कर सकें। ठीक है, यहां पे देखें लिखा भी हुआ है। अब दूसरा लूप ये 2 to 6 रेंज पे इस वजह से लगा है क्योंकि मुझे ये आखिरी 4 वैल्यूज चाहिए, और वो आखिरी 4 वैल्यूज 2 से 5 तक के इंडेक्स पे पड़ी हुई है। मैं जब 2 to 6 करता हूं तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 से 5 तक ये जाएगा। ठीक है, तो अगर इधर तक आपको समझ पड़ गई है तो अब यहां पे जब हमने रेंज जनरेट किया है तो हर दफा रेंज में इस रेंज में से एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहले सी में 2 होगा। ठीक है, तो आर ऑफ 2 जब आप करेंगे तो उससे आपके पास क्या आएगा, एक मिनट में ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दोबारा दिखा देता हूं। ठीक है, हमारे पास ये लिस्ट है। ठीक है, तो लेट्स से पहली आइटरेशन पे ये पहली रो ये वाली आई हुई है। ठीक है, जब आप आर ऑफ 2 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 0 1 2 64 आ जाएगा, उसको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और वापस इसी जगह पे डाल देगा। ठीक है, इसी तरह से फिर जब आर ऑफ यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि रेंज है, ठीक है, तो 78.5 वैल्यू इसे मिलेगी, वो उसे इंटीजर में सॉरी फ्लोट में कन्वर्ट करके वापस इधर डाल देगा। इसी तरह फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ऊपर वाला जो ये इंटरनल जो लूप है इसकी इसकी जो है तो ये फिनिश हो जाएगा। ऊपर वाली लूप की दूसरी इटरेशन, जब दूसरी इटरेशन स्टार्ट होगी तो ये वाली रो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें जब ये स्टार्ट लेगा तो आपके पास पहली वैल्यू 14 आएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास सी में 2 होगा। ठीक है, तो 14 फ्लोट में कन्वर्ट होके इसी 14 की जगह आ जाएगा। इसी तरह 28.5 83 और 76 इंटरनल लूप फिर खत्म हो जाएगा। आउटर लूप की फिर जो है तो अगली आइटरेशन में ये चीज सिलेक्ट हो जाएगी और उसी तरह से ये सारा कुछ होता रहेगा। तो अब बताएं समझ आई है कि नहीं? ये सर। सही है, तो इसका आउटपुट अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, मैं आपको वो रोज अच्छा इसको तो अब मैं दोबारा प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि वो हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये होने के बाद इन वैल्यूज को देख लें, इसमें से अपॉस्ट्रोफीज हट गई हैं अब, मतलब ये अब एक्चुअल फ्लोट वैल्यूज हैं। ठीक है, इस पे अब वो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो लेट से हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस पे, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं कि हमारे पास चूंकि रोज में अब ये फ्लोट की फॉर्म में आ गए हैं तो इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझे हम क्या करना चाह रहे हैं। हम एक और कॉलम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। कॉलम हमारे पास कैसे पता लगता है कि कॉलम है, हमारे पास कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं ना कॉलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक और कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं टोटल का। ठीक है, कि इन सब का टोटल क्या बनता है। ठीक है, या लेट से हम हर एक के मार्क्स की एवरेज निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 असाइनमेंट्स हैं, इसके मार्क्स की एवरेज, तो इधर मैं सबसे पहले एक कॉलम ऐड कर दूंगा एवरेज के नाम से। यहाँ पे ऊपर हेडर में एक एवरेज के नाम से मैं एक कॉलम ऐड कर दूंगा। ठीक है, और फिर नीचे लूप लगा के मैं क्या करूंगा कि हर एक के मार्क्स को ऐड करके उस पर 4 पे डिवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, और इस लिस्ट में अपेंड करता जाऊंगा। हाँ, आउटपुट में हेडिंग इस वजह से दे रहा है क्योंकि वो पूरी की पूरी रो वाली वो है ना, हमारे पास बाकी लिस्ट में तो चेंज नहीं हुई, ये वाला पोर्शन हमने चेंज नहीं किया था, मगर पड़ा तो हुआ है ना इसके अंदर। यहाँ पे देखिए हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ किस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इसको ओवरराइट कर रहे हैं। आउटपुट में तो रो आएगी पूरी की पूरी, क्योंकि वो मैंने रो हटाई किस तरह से थी, इस तरह से, उस जगह पे लूप ही नहीं लगाया था, मगर वो रोस के उसमें लिस्ट में मौजूद तो है ना, उससे हटा नहीं है वो। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करना चाह रहे हैं देखें, दोबारा मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस पहली लिस्ट के अंदर ये पहली लिस्ट जो मौजूद है, यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा के एक मेंबर ऐड कर दूंगा। कॉमा लगाऊंगा नहीं क्योंकि लिस्ट है, अगर मैं इसके साथ अपेंड कर दूं तो इधर एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इन फिर लूप लगा के दूसरे रो और उसके बाद की जो रोज हैं तो उसमें क्या करूंगा, उनके तमाम की तमाम इन वाली वैल्यूज को ऐड करके एग्जैक्टली इसी तरह का लूप लगेगा जिस तरह का यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इनको ऐड करके, ठीक है, 4 पे डिवाइड करके, और वो जो वैल्यू मेरे पास आएगी तो वो अपेंड कर दूंगा यहाँ पे इसके साथ।
एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे इसके साथ, और एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे इसके साथ। तो मेरे पास क्या होगा कि असाइनमेंट्स की एवरेज आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये करने जा रहे हैं। अगली लाइन, अच्छा, हम ये अभी नहीं करना चाहते। ठीक है, जो अगले पेज पे हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस व्यू से हटा के यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ ये। ठीक है, इधर मैंने एक वो ऐड किया, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कोड आप लोगों के लिए बड़ा नजर आए। ठीक है, तो एग्जैक्टली सबसे पहले देखें, मैंने रोज को ऊपर यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, तो मैं इसकी हेडर में एडिशन करूंगा। तो हेडर में एडिशन करने के लिए मुझे लूप की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर मैंने सिंपल एवरेज लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रोज, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे हेडर पड़ा हुआ है ना, ठीक है, ये देख लें। तो मैं इस लिस्ट में अपेंड करना चाहता हूँ एक स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें एवरेज लिखा हुआ नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास लिस्ट है, रोज जीरो से लिस्ट आ रही है, मैं इसमें अपेंड करता हूँ क्या चीज, ठीक है, मैंने एवरेज को अपेंड किया, और इसके बाद मैंने इसे कहा कि तुम मुझे बताओ कि रोज क्या चीज है। ठीक है, तो ये देख लें इसने क्या किया कि ये एवरेज इसके अंदर अपेंड करके मुझे दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास ऊपर वाली जो लिस्ट है उसमें ये आ गया। मैंने क्या करना है कि नीचे वाली लिस्ट जो इसकी है, जो रोज है नीचे वाली, तो इनमें से अब एवरेज कैलकुलेट करके इसे डालना है। ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करके डालना है, मतलब इन सबको ऐड करके। अब इस पर मुझे लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3 है, ये 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, तो नीचे वाले पोर्शन पे अब मैं लूप लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला कोड मैं यहाँ से इधर रहने देता हूँ, और मैं अगले उस पर जाता हूँ, क्योंकि इसे दोबारा चलाऊंगा तो वो दोबारा एवरेज अब उधर अपेंड कर देगा उसके अंदर। तो अब नोट करें कि मैं अब जब लूप लगाऊंगा तो पहली रो को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर ऑपरेशन नहीं करना चाहता। तो अगेन जो लूप लगेगा तो वो इस तरह से लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात नोट करें कि इंटरनल लूप मेरे पास कहां पे लगेगा, मेरे पास इन आखिरी 4 वैल्यूज पे लगेगा। तो अगेन इंटरनल लूप को मैं इस तरह से लगाऊंगा, और मैं वैल्यूज को एक्सेस इस तरह से करूंगा। ठीक है, तो चीज वही है जिस तरह से ऊपर की हुई है। ठीक है, मगर अब ऑपरेशन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ये पूरा का पूरा कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहां से ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये काम मैं नहीं करने जा रहा। मैं क्या करने जा रहा हूं कि हर दफा सी में मेरे पास जब इंडेक्स आएगा इनमें से किसी वैल्यू का, तो इन वैल्यूज को मैं उठा उठा के ऐड करता रहूंगा, और आखिर में जब सारी आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है, मतलब मेरे पास ये जब इंटरनल लूप खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि सब की सब ऐड हो जाएंगी ना। तो मैं क्या करूंगा कि उसको डिवाइड कर दूंगा 4 पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आउटर लूप में एक वेरिएबल लेता हूं, आउटर लूप के अंदर सम का, सम के नाम से, सम मेरे ख्याल से कीवर्ड है। ठीक है, मैं एस के नाम से ले लेता हूँ, चले। तो और इसे मैं असाइन कर देता हूँ 0। तो इसमें मैं तमाम की तमाम वैल्यूज को ऐड करता रहूंगा। मैं देखें नीचे क्या करता हूँ, नीचे सिंपली इस लूप के अंदर लिखता हूँ कि एस प्लस इक्वल्स टू आर, चूंकि रो है मेरे पास। ठीक है, हर दफा एक रो आर से आ रही है। तो आर, और इंडेक्स में मैंने सी पास कर दिया, तो पहले इंडेक्स में 2 जाएगा। ठीक है, तो 2 में 64 की वैल्यू आ जाएगी, वो ऐड हो जाएगी एस के साथ, तो एस में 64 आ जाएगा, फिर 78.5, फिर 89, फिर 25। जैसे ही ये लूप एंड होगा, तो आपके पास ये तमाम के तमाम वैल्यूज का सम इस एस में मौजूद होगा। तो जैसे ही मैं इस इंटरनल लूप से बाहर जाऊंगा, तो मैं इस एस को डिवाइड कर दूंगा बाय 4। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एस को 4 पे डिवाइड कर दिया, तो ये अब मेरे पास एवरेज आ गया। ठीक है, ये इसको मैं ए बोल देता हूँ। ठीक है, कि ये मेरे पास एवरेज है। ठीक है, तो मेरे पास अब एवरेज आ गई। एवरेज क्या आई, इस एक लाइन की मेरे पास एवरेज आ गई पूरी की पूरी। एक दफा एवरेज आ गई, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस रो में इस एवरेज को अपेंड कर सकता हूं, और अभी करंटली मैं इस रो में हूं, क्योंकि ये लूप अभी एंड नहीं हुआ। ठीक है, इस लूप की दूसरी इटरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। जी अमीन खालिद बोले। सर इसमें काउंटर स्टेटमेंट नहीं लगेगी क्योंकि एवरेज हमेशा 4 की तो नहीं होगी। हाँ हाँ, देखें एक बात है ना, हमारे पास तो इसमें असाइनमेंट्स 4 हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स 4 हैं, तो अगर फर्ज करें आप इनको काउंट करना चाहते हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि इससे पहले मुझे पता है कि असाइनमेंट्स मेरे पास 4 हैं। ठीक है, तो मैं असाइनमेंट्स पे इसको डिवाइड कर देता हूँ। ओके सर। ठीक
है, या बेशक आप जो है तो पहली पहली दो को हटा के उसके बाद ये बाकी गिन लें। ठीक है, पहले दो को हटा के वो ये बाकी गिन लें। वो आप कैसे गिनेंगे, सिंपल सी बात है, देखें मैं कैसे कहता हूं, तुम लेंथ बताओ सबसे पहले। तो एक मिनट, मुझे ये अब एक एक्स्ट्रा उस पर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूं कि तुम मुझे लेंथ बताओ रोज ऑफ किसी स्पेसिफिक एक कॉलम की उठानी है ना, उससे मुझे पता लग जाएगा। तो अगर मैं वन का इसे पूछता हूँ, रो नहीं सॉरी, रोज नाम है ना इसका, हाँ रोज नाम है। ठीक है, तो ये कहता है कि 6 है, इसका मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि 6 है। ठीक है, अब मैं पहले दो को हटाना चाहता हूं ना, तो मैं ऐसे कहता हूं कि पहले दो के अलावा की लेंथ मुझे बता दो। एक मिनट, ओके ये मैं गलती कर रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ 1। ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए कि पहले दो के अलावा, वन में पहले दो के अलावा की पहले मुझे वन बता। आएगा उसके बाद। हाँ, तो ये देखें अभी मुझे कह रहा है कि 4, तो अभी मेरे पास आ रहा है ना कि कितनी असाइनमेंट्स है, मुझे इधर से पता लग रहा है। ठीक है, तो मैं बेशक इस पे डिवाइड कर सकता हूँ, अगर आप कहते हैं तो ये लिख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने उठा के यहाँ पे इसके सामने लिख ओके दिए। सर। ठीक है, और मैंने नीचे असाइनमेंट्स पे डिवाइड कर दी। ठीक है, तो उधर से पता लग रहा है कि कितने। ठीक है, अच्छा अब मैंने यस एक सर। एक दफा डिवाइड कर दिया तो एवरेज में मेरे पास इस रो की लेट से एवरेज आ गई, और करंटली मैं इसी रो में हूं। वो किस किस तरह से पता लग रहा है, क्योंकि मेरे पास ये आउटर लूप अभी एंड नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा कि इसी रो में आर में मैं अपेंड कर दूंगा क्या चीज, एवरेज को। ठीक है, एवरेज को मैंने अपेंड कर दिया। ठीक है, अब ये लूप की आइटरेशन खत्म हुई, ये दोबारा इधर गया, सम फिर 0 हो गया। ठीक है, अगली रो आई, यहाँ पे ये आ गया 14 को, 28.5 को, 83 को, 76 को इसने ऐड कर दिया, 4 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उस एवरेज को अपेंड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इस रोज के लिए भी हो गया। तो अब इसे चला के देखते हैं, और यहीं पे मैं आपको इस लूप से बाहर रोज दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, इसका इसका एवरेज बनता है 64.125, इसका 50.375, और इसका 30.65 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है ये। यहां तक अगर किसी को कोई इशू हो, हमने एक नई रो ऐड कर दी है ना फाइल से, हमारे पास जो डेटा आया था। ठीक है, शुरू से देखते हैं, फाइल से जो हमारे पास डेटा आया था CSV फॉर्मेट में, हमने क्या किया कि उसको उठा के अपने पास एक लिस्ट में ले आए। ठीक है, और उसकी हर एक रो जो है तो हमारे पास लिस्ट में एक रो बन गई। अब चूंकि हमारे पास उसमें वैल्यूज स्ट्रिंग फॉर्म में थी, तो हमने उस वैल्यूज को पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। अगर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है तो वो हम कर सकें। हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म की, हमने सिंपली जो है तो एवरेज निकाला है सबको सम करके। ठीक है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स पे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज निकल आया। अब लेट से इसको हम वापस फाइल में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, और कौन से डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, सारे के सारे डेटा को फाइल में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, इस पूरी की पूरी फाइल को, इस पूरे डेटा को हम वापस उठा के फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये डेटा हमारे पास स्टोर हो, लेट से अगर आगे किसी ने इस पे फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वो कर सके। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं कि वापस CSV में राइट करते हैं। ठीक है, तो अब हम राइट करने जा रहे हैं CSV फाइल में इसको। ठीक है, एक नई फाइल होगी हमारे पास और उसमें राइट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी, हमने स्प्लिट का फंक्शन देखा था, जो कि क्या करता था कि किसी भी चीज को किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर पे स्प्लिट करता था। एग्जैक्टली इसके उल्टा एक फंक्शन है जो कि ज्वाइन के नाम से है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि आप उसे कोई कैरेक्टर देते हैं और कोई लिस्ट देते हैं, उस लिस्ट को उठा के वो उस कैरेक्टर पे ज्वाइन कर देता है, एक स्ट्रिंग बना के दे देता है। अब जैसे इस एग्जांपल को देखें, हम इसे कह रहे हैं, ठीक है, कि तुम क्या करो कि कॉमा पे ज्वाइन करो इस ABC की लिस्ट को। ठीक है, देखें, कॉमा पे ज्वाइन करो, ठीक है, इस ABC की लिस्ट को। तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, आपको अगर याद होगा, स्प्लिट के फंक्शन को हम इस तरह से यूज करते थे, हम लिखते थे कि ये अगर A, B और C है मेरे पास, ठीक है, तो इसको तुम स्प्लिट करो कॉमा पे। तो वो क्या करता था कि इस ABC को स्प्लिट करके आपको ये चीज दे देता था। तो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में देखें, यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं कि तुम इस कॉमा को उठाओ, सॉरी इस ABC को ज्वाइन करो किस चीज पे, इस कॉमा पे। ठीक है, तो ये स्प्लिट करता था।
ठीक है, ये इसको स्प्लिट करके ऐसे करता था, और ये बेसिकली क्या कर रहा है कि लिस्ट की फॉर्म में जो है तो इससे स्ट्रिंग बना के दे रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इधर हम कह रहे हैं कि इस एबीसी को स्प्लिट करो इस कॉमा पे, और इधर हम कह रहे हैं कि इस एबीसी को ज्वाइन करो इस कॉमा पे। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली ये वाली चीज आ रही है। ये बात क्लियर है सबको? आसान सी चीज है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब वो स्प्लिट का इनवर्स है, उल्टा है उसका कंप्लीटली। ये ज्वाइन करके देता है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर पे। अगर इसे मैं फर्ज करके कहता हूं कि इसमें लेट से डैशेस डाल दो, तो वो डैशेस डाल देगा दरमियान। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम वापस चूंकि सीएसवी फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कॉमे डालने हैं अब हर एक उसमें हर एक वैल्यू में। ठीक है, रोज को अब देखें, मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। तो हमारे पास ये जो है तो रोज की लिस्ट है, मगर ये लिस्ट की फॉर्म में है। इसमें से अगर इंडिविजुअल मेरी वैल्यू मेरे पास आती है, या अगर मैं एक इंडेक्स उठाता हूं तो वो एक रो है, तो अगर इस तरह से राइट करूंगा तो ये चीजें जाएंगी, लिस्ट की फॉर्म में जाएगा ये उधर। मुझे इसमें से इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के बाद मैं कॉमा डालना चाहता हूं फाइल में। ठीक है, और जब मेरे पास एक लाइन खत्म हो जाए, ये पूरी की पूरी लिस्ट का एक मेंबर खत्म हो जाए, तो मैं लाइन ब्रेक डाल के उसके बाद अगली जो है तो उसको स्टार्ट करना चाहता हूं। तो अगेन रिपीट करता हूं, एक वैल्यू उसके बाद कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा कॉमा कॉमा, इस तरह से जाते जाए, आपके पास एक लिस्ट खत्म हो गई। ठीक है, तो आप जब अगली लिस्ट पे आएंगे, ठीक है, यहां से जब अगली लिस्ट उठाएंगे तो उससे पहले बैक स्लैश एन डालेंगे ताकि नई लाइन पे आए। उसके बाद एक वैल्यू उठाई, ठीक है, फिर कॉमा लगाया, दूसरी वैल्यू कॉमा लगाया, तीसरी वैल्यू कॉमा लगाया, तो इस सेंस में हम इसको अब राइट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जाते हैं वहां पे और इसको वो करते हैं। तो हमने लूप लगाया रोज पे, ठीक है, और यहाँ पे अब देखें ये लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज हो रही है, ये जो काम हो रहा है ना, तो ये लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज हो रही है। तो इसको अभी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूं, मगर सबसे पहले एक चीज को देखें कि यहाँ पे एक काम हो रहा है। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। फाइल में स्टोर करने के लिए इसे वापस हमें स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें इसमें फ्लोट है। ठीक है, मैं अगर पीछे जाके आपको दिखाऊं तो ये देखें ये वैल्यूज फ्लोट हैं, तो फाइल में अभी मैंने स्टोर करना है तो उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग में तमाम की तमाम वैल्यूज को, अब जो वैल्यूज ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम दोबारा भी उसे कहें कि इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, मगर जो नहीं है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जरा गौर से देखेंगे इसे। सबसे पहले फॉर आर इन रोज जब आप करेंगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ से मैं इसको फिलहाल के लिए हटा के आपको दिखा देता हूँ कि मैं प्रिंट आर करके दिखाता हूँ। बेसिकली एक एक सब लिस्ट उठा रहा है। ठीक है, ये देख लें तो मेरे पास हर दफा एक लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो इधर तक तो हमें समझ पड़ गई कि क्या हो रहा है। अब आउटपुट को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब हमने क्या किया कि एक लूप लगा दिया, ठीक है, इसी आर पे। ठीक है, आर में आपने देखा कि क्या आ रहा है कि हर दफा एक लिस्ट आ रही है। तो मैं अगर फॉर सी इन आर कर देता हूं तो इसका मतलब ये है कि यही लिस्ट जो मेरे पास आ रही थी, या मुझे जरूरत पड़ेगी एक मिनट इसकी, इस आउटपुट की, तो मैं ऐसे करता हूं कि इससे ऊपर इसको प्रिंट कर देता हूं, फॉर आर इन रोज प्रिंट आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास हर दफा आर में क्या आ रहा है, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट आ रही है। तो मैं अगर दोबारा इस पे लूप लगा दूं फॉर सी इन आर, ठीक है, सी का मतलब फॉर कॉलम्स इन आर, तो ये क्या करेगा कि हर दफा एक एक वैल्यू उठाएगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये। ठीक है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इसको एक लिस्ट में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, और उसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अभी करंटली कोई चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज इसे मिलती जाएंगी उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता जाएगा। लिस्ट कंप्रीहेंशन में हमने पढ़ा था ना कि पहला पार्ट क्या होता है, एक्चुअली वो पार्ट होता है जो कि लिस्ट में वैल्यू ऐड होनी होती है, फिर उसके बाद हमारे पास लूप होता है, फिर उसके बाद कंडीशन होती है। तो इधर हम चूंकि सारी की सारी वैल्यूज उठाना चाह रहे हैं तो इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगी, मगर हमने एक लिस्ट पे हर दफा एक लूप लगा लिया ताकि एक एक कॉलम वो उसमें से उठाता जाए, उस कॉलम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक नई लिस्ट में डालता जाए। पूछें अगर किसी ने पूछना है तो। ठीक है, तो ये देख लें तमाम की तमाम चीज ये भी फाइल में हमने स्टोर नहीं की, मगर देखें कि तमाम की तमाम वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई हैं। अच्छा, आप पूछे, किसी ने पूछना था, किसी ने हैंड हाथ रेस किया। मोहसिन पूछे, मोहसिन शाहिद।
अच्छा नहीं पूछना चाहते, चले सही है। ठीक है, इधर तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो हमने तमाम वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, मगर अभी इसके साथ हमने कुछ किया नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से मैं क्या करूंगा। जब लिस्ट में स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा तो इस तरह से इसे मैं वो करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोज के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुई। ठीक है, रोज वाली लिस्ट उसी तरह से है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। ये सिंपल एक लिस्ट है, अभी किसी चीज को असाइन नहीं हुई। तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह से अगर मैं तमाम वैल्यूज को स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं पहली रो को ना लेता, जिस तरह पीछे हमने लूप लगाया हुआ था, और इधर ये वाली जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें भी इनको ना लेता, मैं सिर्फ ये वाले पोर्शन लेके इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता। ठीक है, मगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट थी, आपको लूप विद इन लूप लगाना पड़ता। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको फिर जो है तो इंडेक्स स्पेसिफाई करने पड़ते। तो इस वजह से उसको हमने क्या किया, तमाम के तमाम को कर दिया ताकि आसानी से हो सके। अच्छा, अब हम एक और लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक्चुअली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखें क्या हो रहा है फॉर आर इन रोज। ठीक है, हर दफा आर में क्या आ रहा है। ठीक है, हम आर में क्या कर रहे हैं, यही आर जो यहाँ से आ रहा है, इसमें ये पूरी की पूरी लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रख रहे हैं। ठीक है, और फिर आउट रोज में अपेंड कर रहे हैं इस रो को। ठीक है, ये डायरेक्टली ये पूरी की पूरी चीज हम यहाँ पे इस आर की जगह लिख सकते थे, मगर इस तरह से किया हुआ तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो चीज़ अभी हमने जो किसी उसमें स्टोर नहीं की थी, लिस्ट में स्टोर नहीं की थी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आउट रोज में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं चलाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आउट रोज में क्या है, आउट अंडरस्कोर रोज। ठीक है, तो देख लें वही जो पीछे चीज़ हमने जनरेट की थी, अब वो एक लिस्ट में स्टोर हुई भी है। ठीक है, अब हम इस लिस्ट पे लूप लगा के, क्योंकि सारी स्ट्रिंग में आ गई है वापस, अगर हमें स्ट्रिंग में चाहिए थी, सारी की सारी स्ट्रिंग में आ गई हैं, तो इसको अब हम फाइल में ले जाके जो है तो उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आउट रोज ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि किस तरह से है। ठीक है, अब इसे फाइल में ले जाके स्टोर करने की ज़रूरत है, मगर फाइल में ले जाके स्टोर करने से पहले ये हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, और स्ट्रिंग की फॉर्म में किस तरह से चाहिए, अभी हमारे पास लिस्ट विद इन अ लिस्ट है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस पे एक लूप लगा के इन सब को ज्वाइन कर देते हैं, हर एक जो रो है उसको ज्वाइन कर देते हैं कॉमास पे। ठीक है, ताकि हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह की चीज आ जाए। ठीक है, तो लूप लगाया आउट रोज पे। ठीक है, और आउटलाइन हमारे पास एक वो है, वेरिएबल है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि कॉमा पे ज्वाइन कर रहे हैं किस चीज को, हर दफा एक रो को, पूरी की पूरी वो लिस्ट इसे दे रहे हैं। ठीक है, और उस लाइन को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, करंटली इसको कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे, ये जब हम फाइल में डालेंगे तो उससे पहले हम इस तरह का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें हमारे पास जिस तरह से फाइल से शुरू में हमने उठाए थे तो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आ गए। ठीक है, हर दफा एक रो उठाई और उसको ज्वाइन कर दिया कॉमा पे। ठीक है, तो उसने एक स्ट्रिंग जो है तो मुझे रिजल्ट में दे दी कॉमा से ज्वाइन करके, उस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली हर एक उस पे। ठीक है, इधर तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कोई इशू अगर है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो हम आगे जाते हैं। अब इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मिला के हम क्या करते हैं कि इसको वापस उठा के उस फाइल में नई जो है तो एक फाइल बनाते हैं, उसमें वो कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डायरेक्टरी हमारे पास रेस्ट की ऑलरेडी थी, हमने एक और फाइल जो है तो अभी बनानी है, डेटा फाइल डैश आउट के नाम से, जो कि करंटली हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डेटा फाइल है मगर डेटा फाइल डैश आउट अभी नहीं है। ठीक है, तो इधर हमने कहा कि डेटा फाइल डैश आउट डॉट सी एस वी बनाओ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फाइल बनाओ। ठीक है, और उसके बाद क्या करो कि ये जो सी एस वी फाइल नेम अंडरस्कोर आउट का जो पूरा का पूरा पाथ तुम्हारे पास आया है, इसको ओपन करो राइट मोड में। ठीक है, और एज एफ उसको ओपन करो। ठीक है, और अब क्या किया, आउट रोज में हमारे पास जो आउट रोज का वेरिएबल था, पीछे जो हमने बनाया था ये आउट रोज का। ठीक है, आउट रोज में तुम क्या करो, ये इसमें असल में वो लिस्ट है। ठीक है, ये वाली लिस्ट है ये। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसे कहना चाह रहे हैं कि तुम क्या करो कि आउट रोज पे लूप लगाओ, हर दफा एक रो उठाओ उसमें से,
उस रो को ज्वाइन करो कॉमा पे, ठीक है, और उससे जो रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसे तुम फाइल में राइट कर दो, और एक लाइन राइट करने के बाद बैक स्लैश एन का कैरेक्टर लगा दो। ठीक है, तो इसे मैं चलाता हूं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेगा कि आउट रो से एक लाइन उठाएगा, मतलब एक सब लिस्ट उठाएगा, उसको ज्वाइन करेगा कॉमास पे। ठीक है, सबको ज्वाइन कर देगा तो हर एक जो वो होगी मेंबर होगी उसके बाद कॉमा आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि आउटलाइन के साथ कंटिन्यूट कर रहा हूँ बैक स्लैश एन को। ठीक है, मतलब एक पूरी की पूरी लाइन मेरे पास जब आ जाएगी तो उसके साथ मैं बैक स्लैश एन को कंटिन्यूट कर रहा हूँ ताकि नई लाइन मेरे पास आ जाए, और उसको फाइल में राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे चलाते हैं। ये जो आउटपुट आपको नजर आ रहा है तो वो बेसिकली वो पाथ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और अभी मैं फाइल आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देख लें। डेटा फाइल डैश आउट लिखा हुआ है, इसको मैं खोलता हूँ। ठीक है, एडिट किया तो वो देख लें, वही जो एवरेज का कॉलम हमने डाला था जिसमें एवरेज की वैल्यूज थी, तो वो तमाम की तमाम इसके अंदर अभी नजर आ रही है। इसी को अगर मैं फर्ज करें एक्सेल के साथ खोल लूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो वो एक्चुअली थोड़ा सा क्लीन आपको नजर आएगा। तो ये देख लें, ये एवरेज हमने ऐड की थी। ठीक है, एवरेज हर एक की हमने निकाली थी, तो वो ये बन रही थी आपके पास। यहाँ पे आ रही है, तो कॉलम की फॉर्म में ये दिखा रहा है, मगर ये बेसिकली वो कॉमर्स को इस फॉर्म में दिखाता है। एक्चुअल आपके पास फाइल इसी तरह से पड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह के सर ऑपरेशंस आप प्लीज दोबारा पूछ सकते हैं आप? क्या चीज? सर ये जो अभी आपने समझाया है, क्या समझा है? सर ये अपना फाइल बनाना उससे पहले जो ये अपना लूप चलाया है और ये जॉइन जो करा है, सर ये बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा देखें इधर, मैंने पीछे आपको दिखाया यहाँ पे ये। ठीक है, ये पोर्शन इसीलिए अलग से पहले दिखाया था कि हमारे पास इधर एक आउट अंडरस्कोर रोज के नाम से ये लिस्ट है। ठीक है, हम आप माइक ऑफ ना करें क्योंकि मैं साथ साथ आपसे पूछूंगा कि समझ आइए कि नहीं, माइक ऑन कर दें। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। ठीक है, ये लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट आ रही है हमारे पास। ठीक है, ओके सर। और तलहा आप भी सुने, अच्छा, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा। यहाँ पे देखें, हमारे पास हर एक लिस्ट में जो सब लिस्ट पड़ी है वो एक रो है हमारे पास। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि शुरू में फाइल से ही उठाई थी। जी सर। हाँ, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको वापस जो CSV का फॉर्मेट होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का जो फॉर्मेट होता है, तो उसी में वापस ला के हम फाइल में स्टोर करना चाह रहे हैं। उसका फॉर्मेट क्या है कि हर एक वैल्यू के बाद कॉमा आता है। जी सर। ठीक है, सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसके बाद हर एक वैल्यू के बाद इस यहाँ पर भी तो कॉमा आ रहा है सर, हाँ रोल हाँ, नंबर और। मैं समझाता हूँ ना आपको। वहां पे जो आपके पास होता है तो वो एक्चुअली एक लाइन एक स्ट्रिंग होती है, यहाँ पे आपके पास लिस्ट की फॉर्म में है, तो फर्क है। सही है सर, यहाँ सही पे लिस्ट सही। की फॉर्म में है, इधर कॉमा वो लिस्ट आपको आइटम्स सेपरेट करने के लिए दिखाता है। अच्छा सही है सर। ठीक है, लिस्ट तो रिप्रेजेंट इस तरह से होती है, ये कॉमा एक्चुअली यहाँ पे आपको आइटम्स अलग करने के लिए नजर आते हैं, वहां पे स्ट्रिंग का पार्ट होता है ये। गॉट इट सर, ठीक ओके। है, तो अब यहाँ पे देखें हम क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन का फंक्शन हमें पता है कि क्या करता है, वो पीछे हमने देख लिया। जिस तरह स्प्लिट का फंक्शन स्प्लिट करता है, ज्वाइन का फंक्शन मिलाता है। ठीक है, वो एक लिस्ट को ओके सर। मिलाता है, हम एक उसे जो है तो एक चीज देते हैं, उस पे वो मिलाता है। तो अभी उसको देखते हैं। हमने क्या किया कि इस पूरी की पूरी लिस्ट पे एक लूप लगा लिया। ठीक है, फॉर आर इन आउट सही रोज, है। तो इसका मतलब यह है कि आर में हर दफा क्या होगा, आपके पास ये एक मेंबर आता जाएगा। जी सर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया आउटलाइन के नाम से। ठीक है, सही है। और हमने उसे कहा कि तुम इस आर को, ये जो एक लिस्ट आ रही है तुम्हारे पास, इसको तुम ज्वाइन करो किस चीज पे, कॉमा पे। कॉमा से। ठीक सही है, है सर। तो ये इन तमाम की तमाम वैल्यूज को ज्वाइन कर देगा कॉमा पे, और आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो ये देख लें, इन तमाम की तमाम वैल्यूज को इसने कॉमा पे ज्वाइन करके दे दिया आपको। सही है सर। ठीक है, ओके ओके। तो ये वैल्यूज अब देख लें, मैं हर एक लाइन को प्रिंट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, तो मेरे पास ये वैल्यूज जो है तो वो CSV फॉर्मेट में आ रही है ना, सारी कॉमा कॉमा से सेपरेटेड है। जी सर। हाँ, अब इसी चीज को हम इस तरह से करके फाइल में रखना चाहते हैं। ठीक है, सही। तो ओके मैंने ओके सर। मैंने क्या किया, फाइल को यहाँ पे पाथ उसका बनाया, उसको राइट मोड में ओपन कर दिया। ठीक है, उसी सही। लिस्ट पे मैंने लूप लगाया, उसी तरह से उसको ज्वाइन किया।
ठीक है। ओके और ओके सर। आखिर में क्या किया कि हर एक लाइन के बाद सिर्फ बैक स्लैश एन डाल दिया ताकि मेरे पास जब लाइन फाइल में राइट हो तो एक नई लाइन उसके बाद आ जाए। सही है सर। ठीक है, ये सिर्फ जो है तो किया हमने, तो वो फाइल मैंने आपको खोल के दिखा दी है, उसके अंदर एग्जैक्टली exactly इसी फॉर्मेट में, ये जो पीछे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस फॉर्मेट में सारा का सारा डेटा आ गया। जी ठीक है। सर, देख लिया सर। CSV फाइल फॉर्मेट जो है तो मतलब बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है जब आपके पास ये कॉलम्स और रोज की फॉर्म में डेटा यूजुअली जो पड़ा होता है, तो वो आपको जब सर मिलता ये है तो ये CSV CSV फॉर्मेट में ही मिलता है। फॉर्मेट जो होता है, CSV फॉर्मेट जो होता है सर, ये मोस्टली डेट रोज और कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, रोज और कॉलम्स को इसी तरह से स्टोर करते हैं क्योंकि इसको फिर बाद में रीड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, राफे आपकी सवाल की तरफ मैं ओके अभी ओके सर, आऊंगा, थैंक यू। मगर एक बात जरा जहन में रखें कि ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस हमने किया है, फाइल को रीड किया, कॉमे हटाए, वैल्यूज को फ्लोट्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो है तो वैल्यूज की एवरेज निकाली, और उसके बाद जो है तो फाइल उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर फाइल में राइट किया। ये एक दो फंक्शंस हैं जो कि पाइथन में मौजूद है, जो कि डायरेक्टली आपको ये सारा काम करके देते हैं। आपको दरमियान में सिर्फ बस ये एवरेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सर सिर्फ जो और ये सिर्फ आपने मैंने ये पूरा प्रोसेस करके आपको हाईलाइट इस करा है, वजह वो से भी सर दिखाया ये है। स्ट्रिंग की फॉर्म है या इंटीजर? जी, सर ये जो अभी आपने हाईलाइट हाईलाइट करा हुआ है आउटपुट को, सर ये स्ट्रिंग की फॉर्म है या इंटीजर की फॉर्म है? ये पूरी की फाइल। पूरी एक लाइन एक स्ट्रिंग है। ओके ओके सर। ठीक है। सही। अच्छा, ओके। फाइल सेविंग वाला बता दूं। अच्छा, मुझे ये बताएं, राफे और जवाद, चूंकि आप दोनों ने ये पूछा है, तो इसमें कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया? दोनों बताएंगे, क्योंकि ये फाइल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से खुली है। ठीक है, और राइट मोड में खुली है, ये हम पिछली क्लास में कर भी चुके हैं, मगर चलें आप पूछ लें, राफे पूछें। सर ये शुरू से जो है ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। मकसद जो आपने डायरेक्टरी दी है, पार्ट जो दिया है वहां से। अच्छा देखें, डायरेक्टरी सर ये मुझे बता दो, मैं इसको ना डायरेक्टरी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्टरी का वेरिएबल है जिसके अंदर ये रेस पड़ा हुआ है। अब रेस क्या चीज है? रेस असल में मेरे पास मेरे फोल्डर का नाम है। ठीक है। नहीं नहीं सर, सर आप शुरू पहली लाइन से सर एलिब्रेट करें इसको ना सर। वो हाँ, एक एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। वो तो ठीक है, मैं समझाता सर हूँ ये आप। शुरू से आप। मैं बताता हूँ, ये आपको इस वजह से समझ नहीं आ रही कि मेरे ख्याल से आपने पिछली क्लास का भी शुरू का पोर्शन मिस किया था। जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये देखें, हमारे पास सबसे पहले तो ये समझे कि हम करने क्या जा रहे हैं। मैं इस फोल्डर के अंदर हूं, ये जो करंटली आपको अभी नजर आ रहा है। ठीक हो गया सर। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं यहां पे हूं? क्योंकि जिस फाइल में मैं कोड कर रहा हूं वो यहां पे पड़ी हुई है। अच्छा जी। ठीक है, सही है सर। ये बात क्लियर हो गई। और फाइल स्पेसिफिकली है कौन सी फाइल? ये वाली है, ये। ठीक है, इसमें करंटली मैं कोड कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरी एक्चुअल फाइल है जिसमें मैंने राइट करना है, उसे मैं बनाना कहां पे चाहता हूं? ये रेस्ट का फोल्डर है, इसके अंदर डेटा हम्म। डेटा फाइल डैश आउट डॉट सी एस वी के नाम से मैं बनाना चाहता हूँ। ये अभी तो बन गई है क्योंकि मैंने कोड रन कर लिया है। ठीक है, मगर ये पहले यहाँ पे नहीं थी, मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ रेस्ट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं डायरेक्टरी क्या चीज है? डायरेक्टरी एक वेरिएबल है। ठीक है, डायरेक्टरी एक वेरिएबल है जिसके अंदर पहले से मैंने पहले मतलब ये जब क्लास स्टार्ट की थी तो उस टाइम हमने डिक्लेयर किया था, उसके अंदर एक वैल्यू रख दी थी रेस के नाम से। या अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं डायरेक्टली इधर इधर जो है तो रेस लिख देता हूं। ठीक है। ठीक है सर, अब ठीक है, समझ अब गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं पाथ बनाना चाह रहा हूं इस फाइल का। ठीक है, तो विंडोज के फॉर्मेट में वो रेस बैक स्लैश डेटा फाइल डैश आउट डॉट सी एस वी होगा, और लिनक्स के फॉर्मेट में फॉरवर्ड स्लैश लगेगा इन दोनों के दरमियान। यहाँ पे देखिए बैक स्लैश नजर आ रहा ना। जी सर, सही हाँ, है सर। लिनक्स यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डालेगा। तो अब मसला ये है कि अब मैं फॉरवर्ड स्लैश डालूं कि बैक स्लैश डालूं, क्योंकि करंटली मैं तो इसको विंडो पे चला रहा हूं, मगर क्या पता ये कोड मैं एक दफा कर लूं और कोई इसको लिनक्स पे चलाए फिर। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम खुद इसमें स्लैश नहीं डालते, सही। हम सही, ठीक है सर। लैंग्वेज पे छोड़ देते हैं। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है ओएस की, जो कि मैंने शुरू में इंपोर्ट की थी। उसके अंदर एक मॉड्यूल है पाथ का, जो कि पाथ पे काम करता है। ये क्या है? ये पाथ जनरेट हो रहा है ना। हम्म। ठीक है, और उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ज्वाइन का मतलब ये, जिस तरह अभी कॉमा पे ज्वाइन किया ना, तो एग्जैक्टली exactly मैं पाथ को ज्वाइन करना चाह रहा हूं अभी।
सही है सर, सही है। ठीक है, तो पाथ में मैंने दो चीजें दी हैं, इसे एक डायरेक्टरी दी है और फाइल का नाम दिया है, एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में कि पहले कौन सी चीज होगी और बाद में कौन सी चीज होगी। तो ये देखेगा कि अगर विंडोज पे काम कर रहा है तो बैक स्लैश डाल देगा, अगर लिनक्स पे काम कर रहा है तो फॉरवर्ड स्लैश डाल दे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है, इसके बाद इसी फाइल को राइट मोड में ओपन किया। ठीक है, हर सही एक है सर, ठीक है, ठीक। हर एक लाइन को रीड किया और उस लाइन को बैक स्लैश एंड वो कॉमा से ज्वाइन करा के, ठीक है, हर एक लिस्ट को रीड करके कॉमा से ज्वाइन करा के और बैक स्लैश एन के साथ उसको फाइल में राइट कर दिए। ठीक बस है, सर, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ये रीड मोड पे ओपन करो तो एरर देता है, एरर टू फाइल नॉट फाउंड। तो मैंने फाइल बनाई थी उधर, तो उसको नेम भी सही दिए थे, पर फिर भी वो एरर देता है। आपका पाथ गलत होगा। ठीक है, फाइल तो मौजूद होगी मगर आपका पाथ गलत होगा, इस वजह से वो आपको एरर दे रहा होगा। अगर फाइल नॉट फाउंड का एरर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाथ आपने गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक वो है। अच्छा, ये तलहा पूछ रहे हैं, सर यू यूज बैक स्लैश एन इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फाइल, why not used in previous process while we are joining comma form। अच्छा, आप तलहा इसकी तो बात नहीं कर रहे, किधर गया ये, इसकी तो बात नहीं कर रहे यहाँ पे। तलहा है, तलहा जरा लिखें, मुझे बताएं कि इसकी बात तो नहीं कर रहे कि इधर मैंने बैक स्लैश एन क्यों नहीं डाला था। हाँ देखें तला, यहाँ पे बैक स्लैश एन इस वजह से नहीं डाला हुआ क्योंकि इधर मैं जब प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट चीज को प्रिंट करके नई लाइन पे अगली अगली प्रिंट की स्टेटमेंट नई लाइन पे आती है, तो इधर इसलिए करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी थी। इधर अगर बैक स्लैश एन डालेंगे तो दरमियान में खाली स्पेसेस आएंगे क्योंकि प्रिंट भी आपको एक नई लाइन देता है, मगर जब फाइल में आप राइट कर रहे होते हैं तो राइट का फंक्शन नई लाइन तो आपको नहीं देता ना, नई लाइन आपको खुद डालनी पड़ती है। अब क्लियर है? अच्छा, सर जब हम ये बनाते हैं राइट के साथ में फोल्डर बनाते हैं तो सर पीछे जो आप ये खोल रहे हैं सर, हमें मैं किस तरह खोलूंगा सर, मुझे नहीं आता है सर, जरा प्लीज बताएं आप। नहीं क्या चीज? सर जैसे ये अभी आपने फाइल बना लिया, फाइल के अंदर ये डेटा भी स्टोर कर दिया है, यहाँ से तो पता चल गया हमें डेटा स्टोर, जो अभी आप पीछे जाके फिर हमें फाइल जो दिखाते हैं एक्सेल की फाइल जिस तरह अभी आपने खोली थी, सर वो किधर जाकर आएगा? अच्छा देखें, आपको आपको मैं बताता हूं, मैंने पहले जब आपको फाइल सिस्टम का बताया था, ठीक है, तो उसमें ये सारी बातें एक्सप्लेन हो गई थी, मगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव पाथ है, एब्सोल्यूट तो नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल शुरू से नहीं दिया हुआ, सी ड्राइव से नहीं दिया हुआ कि कहां तक मैं पहुंचा हूं, ये तो क्लियर है ना। जी जी अच्छा, सर। इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट के फोल्डर के अंदर इस नाम से फाइल है। ठीक है, पाथ से पता लग रहा है ना, मैं खुद से नहीं बता रहा। जी सर। अच्छा, सबसे पहले तो देखें कि स्लैश से पहले क्या है, रेस्ट का नाम है, इसका मतलब ये है कि ये फोल्डर है और जिसके साथ फोल्डर है। एक्सटेंशन लगी हुई है वो फाइल है। जी सर। ठीक है, तो यहां से फाइल का नाम पता लग गया और फोल्डर का नाम पता लग गया। ठीक है, अब मैं जहां पे था, ठीक है, मैं एक्चुअली मेरा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब मैं कोड इस पे कर रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर। सही है सही है सही है सर, ठीक समझ है, आ गया। तो इसके बाद मैं रेस्ट के फोल्डर को खोल लेता हूँ और वो चूंकि अभी मैंने डिलीट कर दी है तो मौजूद नहीं है, मगर वो डेटा डैश आउट डॉट सी एस वी यहाँ पे आपको मिलेगी। सही है सर, समझ आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है?